स्वागत है आप सबका एटीसी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। बहुत लंबे समय बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और मैं इस बात के लिए काफ़ी क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि लगातार चल रही क्लासेस के बीच में समय निकालना बहुत कठिन है। फिर भी मैं आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पर, और लगातार स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि किसानों से संबंधित मुद्दे पर कोई वीडियो बनाया जाए। हालांकि उन बिलों पर वीडियो अलग से बनाएंगे हम। आज हम उस चर्चा को लेकर आए हैं जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट हैं। आज का चर्चा जो है उस पे हम आर्टिकल 254 का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। ये मुद्दा क्यों आया? देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में किसानों से संबंधित 3 बिल पास करे, कानून बनाए, जिनको लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। लगातार विपक्ष उनके विरोध में था। फिर भी वो बिल पास हो गए, कानून बन गए। अब विपक्ष ने एक नया स्टेप लिया है। उन्होंने तय करा है कि कांग्रेस शासित राज्य जो भी हैं उन सब स्टेट्स में हम इन कानूनों को सेंट्रल के लागू नहीं होने देंगे और अपने स्टेट में अपने कानून इन्हीं सब्जेक्ट्स पर खुद बनाएंगे और उनको लागू करेंगे। चर्चा ये चल रही है कि क्या ये संभव है या नहीं, और मैं इसी के कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन को और केस लॉस को और इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर आप सबके बीच आया हूं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लॉ बनाने का प्रोसेस किस तरह से डिवाइडेड है, कौन कैसे लॉ बनाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 अनुसूची 7 ये बताती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर कौन कौन कानून बना सकता है। यानी कि यूनियन की पार्लियामेंट किन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाएगी, स्टेट की असेंबली विधानसभा किन विषयों पर बनाएगी, और दोनों मिलकर भी किसी पर बना सकते हैं, तो वो कैसे बनेगा। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1, 2 एंड 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, संघ सूची बोलते हैं, और उस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन पार्लियामेंट को है। राज्य सूची लिस्ट 2 में आती है, स्टेट लिस्ट, और यहां पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा जिसको कहते हैं उसको है। और तीसरे नंबर पर आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं, और यहां कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली जो है विधानसभा के साथ साथ सेंट्रल में पार्लियामेंट को भी है, दोनों कानून बना सकते हैं। बट यहीं से ही मुद्दा शुरू होता है जो कि करंट में चर्चा में है कि क्या दोनों बना सकते हैं, और यदि दोनों सिमिलर सब्जेक्ट पर लॉ बनाएंगे तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा। और इसी विषय को डील करने के लिए आर्टिकल 254 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था कि जब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल की पार्लियामेंट और स्टेट में असेंबली दोनों सिमिलर सब्जेक्ट पर लॉ बनाएंगे, तो ऐसी इनकंसिस्टेंसी के टाइम पर जब दोनों के लॉ में डिफरेंसेस होंगे, विच लॉ विल प्रिवेल, किसका कानून लागू होगा, किसका कानून चलने वाला है। आर्टिकल 254 clearly states that when Union Parliament makes a law on the concurrent list of Schedule 7 and on the similar subject, if State Legislative Assembly makes law, then in case of repugnancy, it means प्रतिकूलता के समय, the law of central will prevail up to the extent of repugnancy। मतलब जितनी हद तक प्रतिकूलता दोनों कानूनों में रहेगी, केंद्र का कानून लागू होगा। आर्टिकल 254 मोटे तौर पर यह बात बताता है। अब बात आती है उनसे रिलेटेड केस लॉज की। 2 केस लॉज हैं जो इस बात को क्लैरिफाई भी करते हैं। एक केस है 1979 का, बहुत तैयारी के साथ आज मैं आपके बीच हूं। 1979 में एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि जब भी रिपग्नेंसी होगी यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी, और वो रिपग्नेंसी कॉन्करेंट लिस्ट के किसी भी मैटर पर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि वेयर द प्रोविजंस ऑफ अ सेंट्रल एक्ट एंड अ स्टेट एक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट आर फुली इनकंसिस्टेंट एंड एब्सोल्युटली irreconcilable, the central act will prevail and the state act will become void in view of the repugnancy। ये क्लियर स्टेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इन 1979। इसके बाद 2002 में आईटीसी लिमिटेड वर्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही रूलिंग दी है।
सिमिलर बात बोली है कि सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा कॉन्करेंट लिस्ट पे यदि कोई भी इनकंसिस्टेंसी यूनियन और स्टेट के बीच में होती है तो। अब बात आती है दुनिया में इसको लेकर क्या प्रोविजंस हैं। हम जब दुनिया की बात करते हैं तो हमारा कंपैरिजन यूएसए के साथ होता है। यूएसए एक फेडरल कंट्री है, वहां पर फेडरल कंट्री का मतलब होता है कि वहां पर दो सेट ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन में यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट। सिमिलरली इंडिया में भी ऐसा ही है, यूनियन गवर्नमेंट है एंड स्टेट्स पर स्टेट गवर्नमेंट होती है। वहां पर भी यही प्रोविजन है कि इफ फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन द सिमिलर सब्जेक्ट and any inconsistency appears then federal law will prevail. Similarly ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है, वहां पर कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट है जो यूनियन लेवल पर है एंड टेरिटोरियल गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर है। कोई भी रिपग्नेंसी होती है कॉमनवेल्थ लॉ प्रिवेल करता है। सिमिलरली इंडिया में भी ऐसा ही है जो आर्टिकल 254 क्लियर करता है। तो विवाद कहां शुरू हुआ है? विवाद इसके प्रोविजोस से निकलता है। आर्टिकल 254 में दो प्रोविजो हैं, 254(1) एंड 254(2). इनके डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में भी हैं। 254(1) में क्या प्रोविजन है वो भी लिखा है, 254(2) में भी लिखा हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ेंगे तो आपको उसका टेक्स्ट भी मिल जाएगा और आप उसको टेक्स्ट को रीड कर भी अपनी कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। मैं पढ़कर भी आपको सुना रहा हूं 254(1) क्या कहता है। इफ एनी प्रोविजन ऑफ द स्टेट लॉ is repugnant to a provision in a law made by the parliament which the parliament is competent to enact। ये लाइन एक चीज को इंडिकेट करती है। कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट का मतलब है कि पार्लियामेंट को जिन जिन एरियाज में लॉ बनाने की पावर है, तो वो पावर दो जगह है। पहली पावर है यूनियन लिस्ट के लॉज पर बना सकते हैं और दूसरा पावर है कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ प्रिवेल करा सकती है, बना सकती है। or with any existing law regarding any matter in the concurrent list, then the parliamentary law would prevail over the state law. It will be of no importance whether the parliamentary law was enacted before or after the state law। मतलब कभी भी पार्लियामेंट का लॉ पहले भी बना हो चाहे बाद में बना हो, फिर भी पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा जब पार्लियामेंट किसी कॉमन सब्जेक्ट पर लॉ बना देती है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी द स्टेट लॉ विल बी वॉइड। राज्य का कानून खारिज हो जाएगा जहां तक भी दोनों में प्रतिकूलता है। तो 254(1) क्लियरली स्टेट करता है कि केवल कॉन्करेंट में नहीं, कॉम्पिटेंट टू मेक लॉ पार्लियामेंट के बारे में बोला है। मतलब पार्लियामेंट जिस एक्सटेंट तक जहां जहां भी लॉ बना सकती है उन सब लॉज में भी यदि रिपग्नेंसी होती है तो यूनियन का लॉ ही प्रिवेल करने वाला है। 254(1) के इस प्रोविजो पर कुछ केस स्टडीज हैं और वो केस स्टडीज बड़ा क्लियरली कर देती हैं। जैसे कि एक केस 1959 का है, दैट इज दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1959 में हुआ था। ये यूपी ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड एक एक्ट था। उसमें ट्रांसपोर्ट एक्ट 1959 के ऊपर यूनियन और स्टेट के लॉज में कुछ रिपग्नेंसी थी और यूनियन का लॉ प्रिवेल करा। इसके अलावा 2004 में भी एक केस हुआ है, भारत हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन आया है कि जहां तक भी रिपग्नेंसी रहेगी सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। सिमिलरली 2009 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। उस केस में भी ऐसे एफर्ट्स हुए हैं कि जहां पर भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी वहां पर यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। बट कोशिश ये करनी है कि दोनों के बीच में रिकंसिलेशन हो जाए, मतलब दोनों कंसाइल कर लें, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, दोनों के प्रोविजंस एक दूसरे के अकॉर्डिंग हो जाएं ताकि कोई इनकंसिस्टेंसी या विवाद न रहे। ये सोचकर ही ये कानून में इन डिसीजंस में ऐसा कहा गया है। एक चीज एक बार और एक केस में आई है 2008 का, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भारत शांति लाल शाह के केस में, कि जहां पर भी रिपग्नेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इट शुड बी ऑल्सो बी क्लियरली एंड सफिशिएंटली शोन दैट सेंट्रल एंड स्टेट लॉज आर रिपग्नेंट टू ईच अदर। वहां पर ही विवाद होगा और वहीं पर ही हम सेंट्रल के लॉ को प्रिवेल कराएंगे जहां पर दोनों के बीच विवाद रहेगा। तो जो आज सरकारें करने जा रही हैं स्टेट कांग्रेस गवर्नमेंट्स की, कि वो उन प्रोविजंस को जो उनको पसंद नहीं है किसान बिल के, उनको अपने यहां पर अलग तरीके से लागू करेंगे।
तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सेंट्रल के लॉ से रिपग्नेंट होगा। मुद्दा एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है और जैसे ही रिपग्नेंसी होगी वैसे ही सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा, तो ये प्रोविजंस लागू नहीं हो पाएंगे। फिर भी हम आर्टिकल 254(2) की चर्चा करते हैं, जो एक रास्ता दे रहा है, बट उस रास्ते में भी डिपेंडेंसी यूनियन पर ही है। मतलब 254(2) में भी आप लॉ बना दोगे। 254(2) में स्टेट को पावर है और स्टेट यूनियन के लॉ के ऊपर भी बना सकता है, बट वहां पर भी यूनियन की परमिशन जरूरी होगी। वो कैसे होता है मैं आपको आर्टिकल पढ़कर बताता हूं। आर्टिकल 254(2) ये इंडिकेट करता है कि स्टेट जो है वो अपने यहां पर लॉ प्रिवेल करा सकते हैं, बना सकते हैं, बट जो भी लॉ स्टेट बनाएगा उन लॉज में परमिशन ग्रांट लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। यहां पर साफ साफ लिखा है, आर्टिकल 254(2) के क्लॉजेज ऐसा कहते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि दैट पार्लियामेंट टू इनेक्ट एनी टाइम एनी लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग अ लॉ एडिंग टू, अमेंडिंग, वेराइंग, रिपीलिंग। मतलब पार्लियामेंट कोई सा भी लॉ बना सकती है जिसमें वो अमेंड कर रही हो, नया जोड़ रही हो, हटा रही हो, repealing the state law on the same matter in the concurrent list. The proviso increases the power of parliament by providing it the power to enact a law repugnant to the earlier state law. मतलब पहले से बने हुए स्टेट लॉ को भी रिपग्नेंट करता हुआ उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, इस आर्टिकल 254(2) के प्रोविजंस में या आर्टिकल 254(2) से संबंधित डिस्क्रिप्शंस में यह साफ लिखा हुआ है कि जब भी लॉ बनेगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और स्टेट लॉ बनाएगी, उस केस में यदि स्टेट का लॉ प्रिवेल कराना भी है तो उसमें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन जरूरी होगी। मैं आपको एक और लाइन पढ़कर बताता हूं। The Article 254(2) states that if state law has been enacted on a subject in the concurrent list and it contains provisions repugnant to the provisions of state law, जो आज ये करने जा रहे हैं वो ऐसा कानून बनाने वाले हैं जो कि सेंट्रल के लॉ से नहीं मिलता, then with respect of that particular matter the state law will prevail in the concerned state। कर सकता है प्रिवेल, मना नहीं है, करवा सकते हैं, बट आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, the law should have been reserved for the consideration of the president and it should have received his assent। मुद्दा यही है, सारा मामला यही अटकेगा। स्टेट लॉ बना देगा, जैसा ये चाह रहे हैं ये लॉ बनाएंगे, पास करेंगे, कोई मना नहीं करेगा। आर्टिकल 254(2) मतलब आर्टिकल 254 का प्रोविजो 2 इनको परमिशन देगा कि आप लॉ बना लो, बना लेंगे। यूनियन के लॉ के अगेंस्ट बना लेंगे, बना सकते हैं। उसके प्रोविजंस के कॉन्ट्रडिक्शन में बना देंगे, बना सकते हैं। बट सवाल यह उठेगा कि जो लॉ बनेगा उस लॉ को प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही वो लॉ लागू हो पाएगा, कानून लागू हो पाएगा। द रिजल्ट ऑफ दिस एसेंट विल बी दैट the state law would continue to operate in the particular state and would overrule the application of the central act in the state only. It is essential that both the laws deal with the subject on the concurrent list. तो 254(2) के बारे में क्या बातें हैं? 254(2) एक बात क्लियर करता है और वो ये कहता है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है और वो लॉ बनाकर अपने यहां पर उसको लागू कर सकती है जो कि यूनियन के लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट हो, और उस कॉन्ट्राडिक्टेड लॉ को उनको यदि बनाना है तो लागू करने से पहले प्रेसिडेंट से एसेंट लेनी पड़ेगी। यदि प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो वो लॉ स्टेट में प्रिवेल करेगा, सेंट्रल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा, ओवर द सेंट्रल लॉ। बट यहां पर एक शर्त है, प्रेसिडेंट की एसेंट होनी चाहिए। दूसरा, वो लॉ केवल उसी स्टेट में प्रिवेल करेगा जिस स्टेट ने इसको पास करा है, और वो रिपग्नेंसी कहीं बीच में आड़े नहीं आएगी, रिपग्नेंसी ओवररूल हो जाएगी। बट विवाद यहां पर जो आएगा वो आएगा प्रेसिडेंट की एसेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए आपको बिल भेजना पड़ेगा स्टेट को, कांग्रेस गवर्नमेंट्स को भी ये करना पड़ेगा। एंड प्रेसिडेंट की पावर्स को यदि हम रीड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रेसिडेंट की पावर्स जितनी भी हैं उनमें 2 या 3 पावर्स को छोड़ दें जो कि कभी सरकार न बनने की स्थिति में आती हैं, जब कोलिजन बन रहा होता है, हंग असेंबली बन जाती हैं, तब आती हैं। उसके अलावा सभी पावर्स
प्रेसिडेंट की जो एक्सरसाइज होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन से होती हैं, मतलब उनकी एडवाइस से होती हैं। अब काउंसिल जो एडवाइस करेगी, प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे, उस एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देंगे। तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट ये जो कोशिश करने जा रहे हैं, ये कोशिश कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है, कर लीजिए। आपके मन बहलाने के लिए ये अच्छा है। आप ये पास करेंगे, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, यूनियन की परमिशन काउंसिल से ले ली जाएगी, यूनियन की काउंसिल प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी इन्हीं बिल्स के ऊपर। और जो आप इतनी तनातनी में बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या सेंट्रल की बीजेपी लेड गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को ऐसी एडवाइस देगी जो कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के फेवर में हो? सवाल ही नहीं। तो वो कहावत है ना कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये दिल बहलाने के लिए तो ठीक है, बना लीजिए कानून, ला भी लीजिए, बट वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि पॉलिटिकली एंगल से यदि हम इसको देखेंगे तो ये लॉ सेंट्रल में प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं ले पाएगा और उन सभी स्टेट्स के लॉ फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस होगी वो कभी भी इस फेवर में नहीं होगी। मेरी पॉलिटिकल समझ तो यही कहती है। आगे उनकी किस्मत कि क्या होता है, बट लाने का वो काम कर सकते हैं। बनाने में कितना सफल हो पाएंगे वो सब भविष्य के गर्भ में है। लेट्स सी क्या होता है। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ, देश के साथ, किसानों के साथ, सरकारों के साथ, हर एक दल के साथ। हमारा वास्ता किसी दल से नहीं है, हम सभी दल को नहीं, हम केवल एक बात को मानते हैं और वो है भारत का संविधान। और भारत के संविधान के प्रोविजंस मैंने आपके सामने रखे, केस लॉज भी आपको बताए, इंटरनेशनल सिचुएशंस भी बताई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अब इसके 360 डिग्री एंगल समझ आ गए होंगे। और जब ये आपको समझ आया है तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों तक वो ऑथेंटिक जानकारियां पहुंचाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।